नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी यूएस क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो डेली जीएस की क्लासेस है उस पर कुछ बात करने का। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। पहला क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित है। और ये अवार्ड जो है भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। तो लिखा हुआ है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसके लिए दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव के लिए। किसके लिए? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव के लिए पुरस्कार दिया गया है। 2022 का जो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 है वो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? श्रीमती जो आपकी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के बारे में, तो ये 1966 में स्थापित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार उन असाधारण व्यक्तियों और संगठनों के लिए प्रदान किया जाता है या उनके लिए मान्यता और प्रशंसा का प्रतीक है जिन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन किया है। पुरस्कार खनिज खोज और अन्वेषण, बुनियादी भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान और खनिज, खनिज लाभकारी और सतत खनिज विकास के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया जाएगा, जो पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमीय कुमार सामल को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने भारतीय डाल के विभिन्न आर्कियन क्रेटन के नीचे उपमहाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल यानी कि SCLM की विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओम नारायण भार्गव के लिए दिया जाएगा। यदि यही पुरस्कार पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार किसके लिए दिया जाएगा, तो ये बीएचयू के जो सहायक प्रोफेसर हैं उनके लिए, उनका नाम है डॉक्टर अमीय कुमार सामल, उनके लिए ये दिया जाएगा। और ये पुरस्कार कहाँ पर दिए गए? ये पुरस्कार नई दिल्ली में दिए गए, जो कि देश की राजधानी है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो है वितरित किए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 8वें और 9वें सामुदायिक पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो कि कौन है? आपके खेल मंत्री भी हैं, उनके द्वारा ये प्रदान किए गए हैं। तो क्वेश्चन है किस राज्य के रेडियो स्टेशन ने मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी के तहत सामुदायिक रेडियो पुरस्कार का पहला पुरस्कार जीता है? तो ये पहला पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। किस श्रेणी में? मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी के तहत सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसने दिया है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है। अगर हम बात करते हैं इन पुरस्कारों के बारे में, तो ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रथम श्रेणी 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। द्वितीय श्रेणी 75,000 रुपए की पुरस्कार राशि है। और तृतीय श्रेणी जिसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 रुपए की है। ये लिखा हुआ है क्रमशः 1,75,000 और 50,000 रुपए का जो है पुरस्कार इसमें दिया जाता है।
अगर हम बात करते हैं पुरस्कार विजेता सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बारे में, तो ये हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में स्थित है। और इसमें एक प्रदेश और आता है जिसका नाम है त्रिपुरा। यहाँ पर सामुदायिक जो ये रेडियो स्टेशन है वो स्थापित है। यदि हम CRS यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है जो सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन CRS कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन है जिन्हें समुदाय आधारित संगठनों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय आवाजों को प्रसारित करने के लिए समुदायों को एक मंच प्रदान करता है। तो इस श्रेणी में जो मोस्ट इनिशिएटिव या कहें मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार दिया गया है, वो किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तीसरी स्लाइड लिखा हुआ है कि भारत की पहली कैनबिस दवा परियोजना, भारत की पहली कैनबिस दवा परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली कैनबिस जो दवा परियोजना है वो कहां पर शुरू की जाएगी? जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर जो आपका एक संघ शासित प्रदेश है, तो उसमें जो जम्मू क्षेत्र है वहां पर ये जो है शुरू की जाएगी। हम बात करते हैं कैनबिस मेडिसिन परियोजना के बारे में। तो ये जो CSIR भारत का एक संगठन है, CSIR और IIIM जम्मू का ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और भारत में अपनी तरीके का पहला प्रोजेक्ट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कनाडाई फर्म के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी में शुरू किया गया है। यानी कि भारत की CSIR और IIM जम्मू और कनाडा की एक फर्म मिलकर के आए इस प्रोग्राम को रन करेंगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है जो कि जम्मू में किया जाएगा। अब इसमें होना क्या है जरा ये भी देखिएगा। इसमें मानव जाति की भलाई के लिए विशेष रूप से न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों के लिए जो उनकी दवाइयां हैं तो उनकी जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए दवाइयां विकसित की जाएंगी। यहाँ पर ये दुरुपयोग करने की काफी क्षमता है। ये थोड़ा कटेगा, यहाँ पर सदुपयोग, क्योंकि जो आपके न्यूरोपैथी से संबंधित बीमारियां हैं, कैंसर से संबंधित बीमारियां हैं, मिर्गी से संबंधित बीमारियां हैं, इनकी दवाइयां बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो इन दवाइयों को कम कीमत पर आम जन के लिए उपलब्ध कराने के लिए, इनसे होने वाली मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कैनबिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और कहाँ पर की गई है? जम्मू में की गई है। ठीक है, अब यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि यह विभिन्न न्यूरोपैथियों आदि के लिए डिजाइन की गई निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होगी। इसके साथ साथ जो केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनका नाम है जितेंद्र सिंह, जिन्होंने इसकी पुष्टि की है कि ये योजना कहाँ पर शुरू की जाएगी? जम्मू में शुरू की जाएगी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया है। कहां पर किया गया है? गुजरात में। और गुजरात के भी किस शहर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गुजरात के गांधीनगर में इसको जो है आयोजन किया गया है। तो गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब इस सेमिकॉन इंडिया 2023 का लक्ष्य क्या है? तो सेमिकॉन 2023 जो इंडिया जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, जो कि अगर आप करते हैं सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनके लिए सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और या कहें कि जो नई इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें सेमीकंडक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसके निर्माण से संबंधित जो है इसके लिए जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। आप एसएम्स के बारे में बात करते हैं तो इस क्षेत्र में शामिल जो कंपनियां हैं वो फॉक्सकॉन है, माइक्रोन है, AMD है, IBM है, मार्वेल जैसी अग्रणी कंपनियां सेमिकॉन इंडिया 2023 में भाग लेंगी। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 का अनावरण किया। एक रणनीतिक पहल जो घरेलू सेमीकंडक्टर चिप
विनिर्माण क्षेत्र के भीतर त्वरित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें कुल 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि भारत में पहली सेमीकंडक्टर और असेंबली और टेस्ट प्लांट किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो ये माइक्रोन कंपनी के द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सही है। तो सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा, गुजरात में स्थापित होगा। और सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भी इसीलिए गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया। उद्घाटन करने वाले कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2023 टॉम्प्रे ओपन। 2023 टॉम्प्रे ओपन में एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। 2023 टॉम्प्रे ओपन में एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है सुमित नागल। सुमित नागल ने क्या है, इस 2023 टॉम्प्रे ओपन एकल खिताब को जीता है। यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने सुमित नागल के बारे में, तो उन्होंने फिनलैंड में सीधे सेटों में चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेलिबोर सोरसिना को हराकर यह पुरस्कार हासिल किया। यह उनका चौथा एटीपी चैलेंजर पुरस्कार है, यह खिताब था। रोम में खिताब के बाद यह सीजन का दूसरा चैलेंजर खिताब था और 25 वर्षीय नांगल के लिए उनके कैरियर का यह चौथा खिताब था। यदि हम 2023 टॉम्प्रे ओपन की बात करते हैं तो इसका आयोजन टॉम्प्रे फिनलैंड में किया गया। ये 41वां संस्करण था और चैंपियन कौन रहे, सुमित नांगल भारत के रहे। युगल की यदि हम बात करते हैं तो सिजमन कीलन पोलैंड और पियोट्र माटुसेवस्की ये पोलैंड के जो है वो इसके विजेता रहे हैं। भारत की ओर से जो आपका टॉम्प्रे ओपन 2023 है वो किसके द्वारा जीता गया है, सुमित नांगल के द्वारा जीता गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में आयोजित किया जाएगा। पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। यानी कि 5वां लघु विमान एवं हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगा। इसका जो विषय है वो क्या है, अंतिम मील तक पहुंचना। अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टरों और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। यानी कि भारत में अब हेलीकॉप्टर और उससे छोटे जो विमान हैं, या कहें कि जो भी हम कॉमर्शियल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त अब छोटे स्तर पर भी इनके छोटे विमान बनाए जाएं, जो कि क्या है, जो दूरगामी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो दुर्गम एरिया हैं, वहां तक लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए क्या है, इस आयोजन का जो है आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में 5वें हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो सुदूर और पहाड़ी इलाकों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाएं। उड़ान योजना क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उस योजना के तहत ही, ठीक है, उड़ान योजना के तहत ही क्या है, ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी का जो विस्तार है वो किया जाएगा। और 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ब्रायन टेबर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित है या किस देश से संबंध रखते हैं। ब्रायन टेबर जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्रिकेट से संबंधित है और ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते थे। ठीक है, क्रिकेट,
लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगर हम बात करते हैं ब्रायन टेबर के बारे में, तो एज ए विकेट कीपर उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की। 1966 से 70 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 16 टेस्ट मैच खेले। टेबर ने अपना टेस्ट डेब्यू दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में किया, जहां उन्होंने 7 कैच और 1 स्टंपिंग की। उन्होंने इंग्लैंड, भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी खेला। 48 उनका उच्चतम टेस्ट स्कोर रहा, जो कि 1969 में सिडनी में वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल किया गया। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 382 रनों के अंतर से जीता था। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? भारत और अर्जेंटीना, भारत और अर्जेंटीना किस क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं? यानी कि किस क्षेत्र में भारत और अर्जेंटीना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है जैव प्रौद्योगिकी और कृषि पर। ठीक है, युवा शोधकर्ताओं के लिए क्या है, ये कहते हैं समझौता किया गया है। अब इस समझौते के द्वारा क्या है, दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास संस्थानों और उद्योग के प्रतिनिधि मंडलों के बीच व्यापक वार्ता आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, क्वांटम संगणना और जैव एंजाइम में सहयोग करने में रुचि दिखाई है। यह बताया गया है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है और संस्थागत विश्वविद्यालयों और बहुपक्षीय मंचों जैसे विभिन्न स्तरों पर संयुक्त अध्ययन और सहयोग की भारी संभावनाएं हैं। भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक शिखर को छू रहा है, जिसमें 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। अगर अर्जेंटीना के संदर्भ में देखते हैं तो अर्जेंटीना के संदर्भ में भारत उसका चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की गई है। इनमें बॉम्बे और आंध्रा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। वो बॉम्बे और आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो पूछा गया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय के लिए जो है नियुक्त किया गया है। आप जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को जो है क्रमशः बॉम्बे उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 6 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति रमेश टी धानुका की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो रिक्त हो गया था। न्यायमूर्ति उपाध्याय को 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपने मूल उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वर्तमान में अब वो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जबकि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद 19 मई को खाली हो गया था और उसके लिए जो है क्रमशः न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर जो है वो आपके आंध्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी का नया कप्तान किससे नियुक्त किया गया है? तो जो अमेरिकी फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है इंटर मियामी, इसके नए जो कप्तान नियुक्त किए गए हैं वो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में एक लियोनेल मेसी को बनाया गया है। लियोनेल मेसी इंटर मियामी के नए कप्तान नियुक्त किए गए हैं। लियोनेल मेसी की यदि हम बात करते हैं तो 7 बार के ये बैलन डी आर विजेता जो है रह चुके हैं।
इसके अलावा मेसी ने मियामी के आखिरी मैच में मैक्सिकन क्लब क्रूज अजुल के खिलाफ पदार्पण किया और मेसी ने रिकॉर्ड 7 बैलन डी और पुरस्कार और रिकॉर्ड 6 यूरोपियन गोल्डन शू जीते हैं और 2020 में उन्हें बैलन डी और ड्रीम टीम में नामित किया गया था। यदि हम इंटर मियामी की बात करते हैं तो इंटर मियामी फोर्ट लॉटरडेल फ्लोरिडा में स्थित एक अमेरिकी पेशेवर फुटबॉल क्लब है। इसके ओनर कौन है? डेविड बेकम है। डेविड बेकम, जॉर्ज मॉस और जोस मॉस है। डेविड बेकम भी एक महान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रह चुके हैं। अध्यक्ष इसके डेविड बेकम है। मुख्य कोच जेराल्डो मार्टिनो के लिए चुना गया है, जो कि इंटर मियामी के अब नए कोच होंगे। यानी कि इंटर मियामी के नए कप्तान किसे बनाया गया है? लियोनेल मेसी के लिए बनाया गया है। इंटर मियामी का एक फुटबॉल जो है संघ है। तो ये थी आज की हमारी जीएस से संबंधित कुछ साइट। आशा करता हूँ आपको ये साइट पसंद आई होगी। यदि आपको ये साइट्स अच्छी लगती हैं, यदि आप हमारे प्रयास से सहमत हैं, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल के सेगमेंट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।